नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। लगातार कई तरह की खबरें हम आप लोग तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ हेल्थ से जुड़ी बातें, कुछ विशेष करके कुछ ऐसे चिकित्सक हैं जो बाहर से चिकित्सीय सेवा लेते हुए और सिवान में लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में परचम लहराना चाहते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि डॉक्टर जाहिद इकबाल, आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे डॉक्टर जाहिद इकबाल हैं और उसके बाद इनकी पत्नी है डॉक्टर फरजाना खानम। और ये सामने आप देख सकते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों यहाँ पे समीर सनराइज हॉस्पिटल जो है डॉक्टर जो सरोज सिंह हैं उनके ठीक बगल में बिंदुसार रोड में है। और यहाँ पे इस समीर सनराइज हॉस्पिटल में ये लोग दोनों लोग अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि जो डॉक्टर जाहिद इकबाल जो हैं वो MBBS है AMU अलीगढ़ से, DNB इमरजेंसी मेडिसिन अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से, और एक्सपीरियंस भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। ये वो बताएंगे जब डॉक्टर साहब से यानी कि जाहिद इकबाल जी से बातचीत होगी। और डॉक्टर जो फरजाना खानम है, बहुत सारी महिला चिकित्सक हैं, गायनी भी है, बहुत सारे चिकित्सक हैं, लेकिन कुछ खास क्या है तो ये हम आपको बताएंगे कि MBBS MD पल्मोनोलॉजी TB एंड चेस्ट AMU अलीगढ़ से ये हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये वहाँ से ये लोग आए हुए हैं सेवा प्रदान करने के लिए। तो सब कुछ इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि बेहतर यही ये लोग जवाब देंगे कि किस चीज़ का ये लोग इलाज करेंगे और क्या कुछ इन लोगों ने सोचा है कि सिवान में आकर के ये सेवा देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर फरजाना खानम जी का एटीएन लाइव में स्वागत करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर फरजाना खानम, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस, अभी कार्यरत हूँ समीर सनराइज हॉस्पिटल, सरोज सिंह के बगल में है। ये बिंदुसार रोड पे स्थित है। वहाँ पे एज अ कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट क्रिटिकल केयर मेडिसिन प्लस स्लीप मेडिसिन प्लस एलर्जी स्पेशलिस्ट के तौर पर कार्यरत हूँ। अभी जो मेरी स्पेशलिटी, मैंने अपना MBBS जो है किया है AMU अलीगढ़ से, और PG मैंने MD ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़, जिसको पल्मोनोलॉजी के नाम से जाना जाता है, उसमें मैंने MD किया है। और उसके बाद मैंने बहुत जगह पे SRशिप करी हैं और फेलोशिप करा है ब्रोंकोस्कोपी में, और अभी फ़िलहाल मैं सिवान में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही हूँ। मैम, आपसे सवाल ये है कि जो आपने अभी डेजिग्नेशन जो दिया हुआ है, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे हैं, महिला डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं जो इलाज करती हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। विशेष तौर पे आप क्या हैं जो आप चीज़ें लेकर के आई हैं सिवान के लोगों के लिए, किस तरीके का जो इलाज है वो आपके द्वारा किया जाए? जी, एक मिसकंसेप्शन है सिवान में कि मतलब जो महिला डॉक्टर हैं जो भी वो गायनी में ज़्यादा हैं, मेडिसिन में कोई नहीं है। तो मैं पहली मेडिसिन में फ़िज़िशियन हूँ, महिला डॉक्टर होके मेडिसिन में पेशेंट का इलाज कर रही हूँ एज अ फ़िज़िशियन। और जो मेरी स्पेशलिटी है वो जनरली छाती रोग विशेषज्ञ के रूप में है। तो इसका इलाज कर रही हूँ, जिसमें बहुत सारी डिजीज़ेज़ जैसे कि दमा हो गया, TB हो गया, COPD, ILD है, ब्रोंकियोक्टेसिस है, निमोनिया है, और फेफड़े की झिल्ली में हवा या फिर पानी का भर जाना हो, वो बीमारी है। और उसके अलावा सोते समय खर्राटे आना या एलर्जी की जो भी परेशानी है। तो जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो मैं नहीं हूँ, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। मैम, इसके पहले आप कहाँ कहाँ सेवा प्रदान की है? जैसे कि पता चल रहा है कि फरीदाबाद से आप रह चुके हैं, बलिया से भी आपका संपर्क रहा है, तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में और भी जगहों पे, तो ये थोड़ा सा सिवान के लोग जानना चाहेंगे। क्योंकि अगर बहुत सारे चिकित्सक हैं तो मरीज अगर हैं तो आपके पास अगर आते हैं तो क्यों आए, कुछ खास वजह होनी चाहिए। तो ये बताएं कि कहाँ से आपने शुरुआत की और किस तरीके से सिवान में आप? जी, मैंने बताया पहले भी कि मैंने PG करने के बाद, अलीगढ़ से PG करने के बाद मैंने एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में काम किया है एज अ कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट। उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हूँ, विम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये गजरौला में है, उसमें भी मैं कार्यरत रही हूँ। और पिछले 3 साल से मैं बलिया में असरफी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, उसमें एज अ कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट ICU स्पेशलिस्ट काम कर रही थी। अब मैं सिवान में आई हूँ यहाँ के लोगों को सेवाएं देने के लिए।
और यहाँ पे इसलिए ये है कि जो मेरी डिग्री है एमडी पल्मोनोलॉजी, ये बहुत कम है बिहार में। इनफैक्ट 16-18 ही हैं जो पूरे बिहार डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार स्टेट में है। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। और ये भी है कि मतलब ये गोपालगंज, छपरा और ये सब जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं आसपास के, उसमें मिला के मैं सिंगल एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच में आती है पल्मोनोलॉजी। तो मैं एक सिंगल डॉक्टर हूँ जिसने एमडी पल्मोनोलॉजी किया है और यहाँ पे कार्यरत हैं। ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट में मिला के ये मेरी डिग्री का कोई भी डॉक्टर नहीं। मैम, एक चीज़ है कि जैसे कि पल्मोनोलॉजी है, ये एक डॉक्टरी भाषा है। आमतौर पे इसको थोड़ा सा बताया जाए कि ये पल्मोनोलॉजी आखिर है क्या, थोड़ा सा ये आम जो मरीज है वो कम से कम जाने। जो स्पेशलिटी है पल्मोनरी, वो छाती से रिलेटेड कोई भी बीमारी, छाती रोग विशेषज्ञ और टीबी, ठीक है, मेन स्पेशलिटी यही है। और छाती से बताया मैंने कि छाती से रिलेटेड कोई भी डिजीज़, जैसे कि सांस का फूलना, मौसम बदलता है तो सांस फूलती है, ठीक है। बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं, उसकी वजह से सांस फूलती है। निमोनिया जैसे हो गया, लंबी खांसी जो नॉर्मल इलाज से नहीं ठीक हो रहा है वो। उसके अलावा ब्रोंकाइटिस की परेशानी है। उसके अलावा फेफड़े की झिल्ली में हवा या मवाद का भर जाना होता है, जिसमें एक छोटा सा ऑपरेशन करके नलकी डालते हैं, वो भी करते हैं हम लोग यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे जो आईसीयू है हमारा, उसमें वेंटिलेटर वगैरह हैं, उस तरह के मरीज़ जो क्रिटिकल हैं, काफ़ी क्रिटिकल केयर। एक होता है नॉर्मल आईसीयू, वो नहीं है, मतलब क्रिटिकल केयर ट्रीटमेंट दिया जाता है यहाँ पे। जैसे कि जो पेशेंट बिल्कुल एंड स्टेज डिजीज़ है, मतलब फर्स्ट एड नहीं, लास्ट एड जो होता है मरीज़ों का, वो करते हैं हम लोग यहाँ पे। और उसके अलावा जो भी एलर्जी के पेशेंट हैं, वो टीबी के पेशेंट, और बहुत सारे लोग मोटापे की वजह से खर्राटा आता है, उसका इलाज होता है यहाँ पे। और उसके अलावा बहुत सारे लोग परेशान होते हैं गमका मेडिकल में फिटनेस की वजह से, कि एक्सरे में दाग आ जाता है, फिटनेस नहीं हो पाती है। तो ऐसे पेशेंट का भी फिटनेस हम लोग यहाँ पे करते हैं कि पेशेंट को ज़रूरत है कि फिटनेस की नहीं, या फिर वहाँ। अब यह माना जाए कि डॉक्टर फरजाना खानम के सिवान आने से कुछ ऐसे मरीज जिनको बाहर जाना पड़ता था, तो वो कम से कम यहाँ आएंगे। जैसे कि आपने कहा कि क्रिटिकल केस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जी, हम लोग के पास यहाँ पे आईसीयू है, मॉड्यूलर आईसीयू है पूरा, और उसमें सारी सुविधाएं हैं। और बेड साइड एक्सरे, ईसीजी, वेंटिलेटर, सिरिंज पंप से दवाएं देना, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा स्किल नर्सिंग स्टाफ्स विथ हम लोग जो यहाँ पे आईसीयू के साथ साथ हम लोग की जो रेसिडेंस है इस हॉस्पिटल में ही है, ताकि 24/7 डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए पेशेंट के लिए। तो मतलब कि यहाँ पे एक मैम दिक्कतें आती हैं, रात में अगर मरीज जाते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर सामने नहीं आ पाते, तो क्या ये सब कुछ आप 24/7 जो है उससे आप सेवा प्रदान करेंगे? हाँ, यहाँ पे 24/7 हम लोग प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे 2nd फ्लोर पे हमारा आईसीयू है और 5th फ्लोर पे हमारा रेसिडेंस है। तो जिस वक्त भी रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जो भी इमरजेंसी आती है उसको अटेंड करा जाता है प्रॉपरली। और हम लोग पूरा टाइम देते हैं मरीज़ के साथ, मरीज़ वालों के साथ, मरीज़ को स्टेबल किया जाता है यहाँ पे। और इस तरह से हम लोग यहाँ पे सेवाएं देते हैं। क्या चाहती हैं सिवान के लोगों से, आप क्या चाहती हैं, किस तरीके से सहयोग का ऑपरेशन आप चाहती हैं? हम बस ये चाहते हैं कि ऐसे मरीज़ जो बहुत क्रिटिकल हैं, जैसे कि उनको हायर सेंटर में रेफ़र कर दिया जाता है। और ये होता है कि पेशेंट जाते जाते मतलब इतना स्टेबल नहीं करा जाता है कि पेशेंट वहाँ तक पहुँच पाए। बहुत सारे मरीज़ जो होते हैं रास्ते पे दम तोड़ देते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो लगता है कि वहाँ तक नहीं जा पाते हैं और पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है और आपके पास है, आपके शहर में मौजूद, तो कृपया भेजें। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल आपने देखा कि ये डॉक्टर फरजाना खानम थी, और जाहिर सी बात है कि कई बड़े बड़े शहरों से सेवा देने के बाद सीवान में पहुंची हुई है। और एक बार फिर से आपको बता दें कि समीर सर्जिकल जो हॉस्पिटल है, समीर सनराइज हॉस्पिटल जो सीवान के बिंदुसार रोड में है, डॉक्टर सरोज सिंह के ठीक बगल में, वहाँ पे ये सेवा प्रदान कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई जो उससे रिलेटेड इन्होंने जानकारी भी दी है। और एक जो इन्होंने बात बताई है कि पल्मोनोलॉजी, ये जो इनका कहना है कि इसकी जो यहाँ पे सुविधा है वो नहीं है जो ये दे रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सिवान जैसे जगहों पे छोटे सा शहर है और यहाँ पे इस तरह की अगर व्यवस्था। और सबसे खास बात यह है कि 24 घंटे सेवा, 7 दिन 24 घंटे सेवा, रात हो या दिन हो, ये दोनों लोग देंगे। आप सामने देख सकते हैं, दोनों लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्टर जाहिद इकबाल जी से, और ये है डॉक्टर जाहिद इकबाल। और इनका आपको परिचय बता दें कि ये MBBS हैं AMU अलीगढ़ से, और MD DNB इमरजेंसी मेडिसिन न्यू दिल्ली, भूतपूर्व डॉक्टर एम्स न्यू दिल्ली,
भूतपूर्व सीनियर डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और भूतपूर्व सीनियर डॉक्टर मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम। तो कई जगहों से ये भी आए हुए हैं और इन लोगों का एक मकसद है कि सिवान के जो भी अगर मरीज आते हैं तो उनको सेवा दी जाए, और सेवा ही नहीं दी जाए, ये भी हम बात करेंगे कि कुछ और भी चीज़ें हैं जो लोगों के जहन में है, उस पर भी बहुत सारे कुछ होता है कि भाई नर्सिंग होम में, बड़े नर्सिंग होम में जाएंगे कुछ कॉस्टली होगा, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, सिवान आए हुए हैं, किस तरह का सेवा प्रदान आप करना चाह रहे हैं सिवान के लोगों के बीच? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं रहने वाला सिवान का ही हूँ, और हमारी 10th करने के बाद से, मैट्रिक करने के बाद से मैं बाहर चला गया था। फिर 11th-12th किया, फिर MBBS किया है, MBBS के बाद से स्पेशलाइजेशन PG किया है, और फिर अलग अलग जगहों पे, जैसे कि आपने खुद भी बताया कि कई सारी जगहों पे हमने सेवाएं दी हैं, SRशिप से लेकर के फिर और भी चीज़ें, क्लिनिकल एसोसिएट से लेकर के एसोसिएट डॉक्टर, कंसल्टेंट, अलग अलग जगहों पे कार्यरत रहा हूँ। तो मेन जो मेरा ब्रांच है वो इमरजेंसी मेडिसिन है। ये अपने आप में ही एक यूनिक ब्रांच है। इसको आप एक साधारण भाषा में अगर किसी को समझाना चाहें, पहले के ज़माने में ऐसा होता था, अब भी बिहार में ऐसा हो रहा है कि जितने भी विभाग के डॉक्टर होते हैं, चाहे वो गायनी हो, सर्जरी हो, मेडिसिन हो, या फिर स्किन हो, या साइकेट्री हो, या ENT हो, सबकी इमरजेंसी पोस्टिंग लगती है महीने भर की या 2 महीने भर की, पूरे 3 साल के कोर्स में। ये ब्रांच जो मेरा है, हमारा सिर्फ इमरजेंसी और क्रिटिकल में पोस्टिंग रहा है 3 साल MD में। ये ब्रांच बिहार में नहीं आया है इमरजेंसी मेडिसिन, जल्दी आने की संभावना है। ये ब्रांच जो है UK से लिया गया था, इंडिया में ये यूनाइटेड किंगडम मतलब लंदन जो है बेसिकली वहाँ से आया है ये ब्रांच। ये जैसे आप वेब सीरीज़ में देखते हैं कि कोई इमरजेंसी घटना घटती है, उस समय एक एम्बुलेंस या फिर हेलीकॉप्टर एक जगह पर जाता है जहाँ पर कोई बम विस्फोट हुआ हो, या कोई इमरजेंसी, या कोई वहाँ पे किसी एक घर में किसी को हार्ट अटैक हो गया, तो वहाँ पे एम्बुलेंस या हेलीकॉप्टर से लोग जाते थे। वैसे ही हमने रेजिडेंसी के टाइम में हम एम्बुलेंस से भी जाया करते थे, जो कॉल आई। तो ये बड़े शहरों में, कॉरपोरेट शहरों में ये ब्रांच हुआ करता था कि वहाँ पर एकदम से इन्फॉर्मेशन, और हम अपने एक इमरजेंसी टेक्नीशियन को लेकर हेलीकॉप्टर से या फिर एम्बुलेंस से चले जाते थे। वहाँ जाकर के पेशेंट को घर पर ही पहुँच करके स्टेबलाइज़ किया, वहीं पर इंट्यूबेट कर दिया। अगर उसको सांस में दिक्कत हो रही है, शॉक देना है, वहीं शॉक दे दिया, एम्बुलेंस पे रखा या हेलीकॉप्टर पे रखा, फ़ोन किया अपोलो में अपने हॉस्पिटल में कि हम पेशेंट लेके आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर से लेकर उतरे, फिर इमरजेंसी में बेड तैयार होता था, फिर हम ही लोग इलाज करते थे। अगर वो स्ट्रोक का पेशेंट है, लकवा का, अगर वो लकवा हेमरेज से हुआ हो, या फिर नस दबने से हुआ हो, या हार्ट अटैक हो, सीने में दर्द, चाहे वो निमोनिया या फिर फेफड़े में किसी दिक्कत से हुआ हो, या कुछ फेफड़े की झिल्ली फट गई हो, या हार्ट अटैक आया हो उसकी वजह से हुआ है, या फिर कोई और दिक्कत, शुगर की वजह से, शुगर डाउन होने की वजह से आदमी बेहोश हुआ है, वो सारा ऊपर ही हम लोग मैनेज करके, थोड़ा बहुत जो समय होता है आधा घंटा 45 मिनट में, हम लोग वहीं से या तो हवा से आ रहे हैं एयर लिफ्ट करके, या एम्बुलेंस से जा रहे हैं तो 2-3 घंटे का जो समय है उस पूरे एरिया में, क्योंकि कॉरिडोर बना दिया जाता था हमारे एम्बुलेंस के लिए, हम आराम से जा सकते थे। पेशेंट को लेके आ रहे हैं, ले आते ही अपने विभाग में ही रखते थे इमरजेंसी में। बाकी लोगों को हम लोग कॉल पे बुलाते थे, अगर कार्डियोलॉजी का केस है तो कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाते थे। यानी प्राइमरी डॉक्टर हम इमरजेंसी में होते हैं जो पहला केस हैंडल करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे फट गया हो पूरी तरीके से, ट्रेन पलट गई है वहाँ का, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार से। तो वैसे इमरजेंसी पेशेंट जो बिल्कुल कोमा में हो, अनकॉन्शियस हो, पेशेंट बात नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, तो उसको वो एड उतने कम समय में समझ पाना, रास्ते में उस चीज़ को समझ पाना। तो हम लोग बेसिकली पेशेंट की सांस चल रही है या फिर उनका थोड़ा सा भी पल्स गर्दन से फील हो रहा है, तो हम लोग इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर के लोग उसको बचा पाते हैं। ये बड़े शहर में, कॉरपोरेट शहरों में या मेट्रो सिटीज़ में होता है। अब हम वहाँ से पढ़ के आए हैं, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट जो है वहाँ से पढ़ के आए। यहाँ पे प्रयास यही है कि वो सेवा जो हम वहाँ दिए हैं, या पिछले 2019 में वो मैंने स्पेशलाइजेशन किया है, तो पिछले 5 साल 6 साल में जो मैंने और जगहों पे सेवाएं दी हैं बड़े बड़े अस्पतालों में, उस सेवा को हम लोगों ने यहाँ शुरू किया है। तो हम लोग यहाँ पर हार्ट अटैक के किसी भी प्रकार का पेशेंट, हार्ट फेलियर का पेशेंट, या हार्ट में कंडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट सही से फ्लो नहीं कर रहा है तो हार्ट कंडक्शन अगर ब्लॉकेज है किसी वजह से, उसका ट्रीटमेंट, या फिर जैसे मैडम हम लोग साथ में कर रहे हैं तो फेफड़े का और हार्ट का सिस्टम ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, तो उसमें साथ के साथ सांस का फेल होना, वैसा पेशेंट जिसका सांस फेल हो गई हो और वो हार्ट की वजह से हुआ, या शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन है हार्ट फेलियर की वजह से, हार्ट का पंपिंग काफ़ी कम हो गया, तो इन सब चीज़ों को रखने के लिए जो सुविधा चाहिए वो हम यहाँ शुरू किए हैं। इसके लिए कि मरीज़ को दूसरी जगह जाँच के लिए भी ना जाना पड़े, तो बेड साइड ही हमने यहाँ पे पहला हॉस्पिटल हमारा है जहाँ पे एक्सरे हम बिस्तर पे ही कर रहे हैं, मरीज़ को हिलाना भी नहीं है, जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ यहीं पे। इको बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाला हूँ, इको में मेरा भी फेलोशिप है, मैडम का भी, और इनका
ब्रोंकोस्कोपी में है, तो ये सब चीज़ें बड़े शहरों में, यहाँ पटना में, नियर बाई में पटना या गोरखपुर में होता है, वो भी हम लोग जल्दी इको और ब्रोंकोस्कोपी भी यहाँ शुरू कर देंगे। तो यही हमारा प्रयास है कि कोई भी रोगी अगर अंतिम स्टेज में भी है तो एक बार आ करके देखें कि कैसा क्या ट्रीटमेंट रहता है, जो वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, क्या उसको हम अप्लाई कर पा रहे हैं। क्योंकि अब तक हम लोगों ने 14 पेशेंट को वेंटिलेटर पर रख के निकाला है 1 या 2 दिन में। ये भी एक बड़ी उपलब्धि होती है कि वेंटिलेटर पर जाने के बाद मरीज़, ये माना जाता है कि नहीं बचेगा, और यहाँ वो सारे वीडियोज़ भी हैं। इस तरह के सर केसेस कई बार देखने को भी मिलते हैं कि वेंटिलेटर पे जाने के बाद से लोग उम्मीद भी खो देते हैं, और इस तरह की घटनाएं घट भी जाती है। थोड़ी देर के बाद या कुछ घंटों के बाद खबर मिलती है डॉक्टर के द्वारा कि वो अब नहीं रहे। जी, तो हम लोगों के पास बेसिकली एक चीज़ होती है ना कि पेशेंट क्रिटिकल केयर, यहाँ आईसीयू तो बहुत सारे हैं सिवान में भी, लेकिन आईसीयू पे बाहर दरवाजे पे आईसीयू लिख देना आईसीयू नहीं होता है। आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट, उसमें क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट होना चाहिए। तो CCM क्रिटिकल केयर मेडिसिन, जिसका कि मेरा फेलोशिप भी है, मैं मेंबर हूँ इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन का, तो उसमें क्रिटिकल केयर का जो भी ACLS प्रोटोकॉल है, एडवांस क्रिटिकल लाइफ सपोर्ट, वो ACLS किए हुए यहाँ पे कोई डॉक्टर मुश्किल से कोई होगा, अगर होगा भी तो मेरी जानकारी भी नहीं है। तो उस प्रोटोकॉल के तहत जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइन देता है कि इसके हिसाब से आपको आईसीयू ट्रीटमेंट करना है, तो दोनों लोग वो चीज़, हमने सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। तो वो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके तहत उसमें ये भी आता है कि मरीज़ के तीमारदार को, अटेंडेंट को हर चीज़ समझाना, करने पहले बताना कि हाँ क्या कुछ संभावना है, और उसमें कौन कौन से टेस्ट से हम पेशेंट को कैसे निकालेंगे वेंटिलेटर से। तो जो समय है हमारे पास 14 पेशेंट एक्सटूबेट हुए हैं यहाँ पर, 14 लोग वेंटिलेटर पर जाके आराम से निकले हैं। उन 14 का वीडियो है, आपको वो प्रमाण के तौर पर चाहिए होगा, तो वो चूँकि हम वैसे वो नहीं फेस ब्लर करके देते हैं, तो वो चीज़ आपको दिखा दी जाएगी। तो वो पेशेंट के अटेंडेंट से फीडबैक भी लिया गया, मरीज़ से भी बात किया गया जो कि बेहोश आया था, वेंटिलेटर पर रखा गया, निकला है। तो ये सारी चीज़ें, सेंट्रल लाइन का प्रोसीजर है वो भी कम किया जाता है। यहाँ पे गर्दन पे एक छेद होता है जिसको ट्रेकोस्टमी कहते हैं। यहाँ पे ENT डॉक्टर्स ने भी रिफ्यूज़ कर दिया था मेरे पास आने के लिए, ट्रेकोस्टमी करने के लिए। तो क्योंकि वो ये कि यहाँ होता नहीं है सामान भी, मैं खुद जिस जगह बैठ रहा हूँ ये बड़े सर्जिकल्स हैं, इन लोगों के पास भी सामान नहीं है। इन्होंने यही बोला कि सिवान में किसी कोई करता नहीं है परक्यूटेनियस ट्रेकोस्टमी। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग कर रहे हैं, जो यहाँ उसको करने के लिए भेजा जाता है मरीज़ को दूसरी जगह कि ये नहीं हो सकता है। तो मेरी जो विनती रहेगी, या एक तरीके से मेरी हर तरीके से एक विनम्र निवेदन रहेगा आपके चैनल के माध्यम से, कि जो ऐसे पेशेंट हैं जिनकी कंडीशन क्रिटिकल है, किसी भी तरीके का मेडिकल इमरजेंसी के मैं बात कर रहा हूँ, मेडिकली इमरजेंसी है किसी भी पेशेंट्स में, तो एक बार हमसे रिव्यू करा लें। हम लोग यहीं पे हैं, ऊपर रहते हैं 5th फ्लोर पे, तो किसी भी समय में, किसी भी टाइम में कोई कॉल मिस नहीं होगी। हमारा पर्सनल नंबर रहेगा जिस पे कि बात करके हम ऊपर से आके दोनों हस्बैंड वाइफ उस पेशेंट को अटेंड करके, जब तक पेशेंट स्टेबलाइज नहीं होता है, चाहे 4 घंटा 5 घंटा आईसीयू में दोनों बैठे रहते हैं। जो स्टाफ डिपेंडेंट नहीं है हमारा ट्रीटमेंट, सिर्फ हम लोग खुद ही करते हैं, क्योंकि जो जजमेंट हमारा खुद का क्लिनिकल जजमेंट है वो स्टाफ नहीं कर सकता है। सर, लोगों के जहन में एक चीज़ें होती है कि छोटा शहर है, सिवान है, तो हम लोग गोरखपुर चले जाएं, पटना चले जाएं, हर हॉस्पिटल में लेकर जाएं, तो इसको कैसे समाप्त करेंगे? आखिर लोगों के बीच जो जहन में बैठी हुई है कि नहीं नहीं लोकल में कैसा काम होगा, नहीं होगा, जो चीज़ें आप बता रही हैं, तो बाहर बड़े बड़े शहरों में ये सब चीज़ें होती हैं, और उसको आपने सिवान में उतारने का काम किया। देखिए सर, सबसे पहली चीज़ जो ये है वो ये है कि पहले किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले, चाहे मैं हूँ चाहे गोरखपुर में मरीज़ तो जाता है, पहले 1-2 चीज़ें मैं 1-2 बिंदु पे बात करूँगा। पहले ये कि गोरखपुर या पटना पहुंचने तक की स्थिति में मरीज़ है कि नहीं, ये हाँ मिल पाएगा कि नहीं। पहली चीज़, अगर समय है मरीज़ के पास, तो क्या मरीज़ के तीमारदार जहाँ पर या फिर जो भेज रहा है उस डॉक्टर का क्वालिफिकेशन या उसके डिग्री उसने कहाँ से पढ़ाई की है, MBBS कहाँ से पढ़ाई किया है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर उसका स्पेशलाइजेशन है कि नहीं। आप सिर्फ बोल करके कि ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वहाँ गए तो पता चलता है कि कोई फेलोशिप किया हुआ है, सिंपली कोई सिर्फ इको करने के लिए उसके पास डिप कार्ड है, तो वो उससे ज़्यादा तक तो आदमी यहीं पे मैनेज कर लेगा। वो 3 घंटा 4 घंटा रास्ते में लैप्स करना और वैसी जगह पहुँचना, सिर्फ कार्डियोलॉजी लिख देना कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो हॉस्पिटल और डॉक्टर की जानकारी हो कि डॉक्टर ये जो हैं ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने DM किया हुआ है कार्डियोलॉजी में, MD के बाद से DM किया हुआ है, और फिर इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो उसकी जानकारी ले करके जाएं। और वहाँ जाने से पहले मरीज़ की स्थिति ऐसी हो,
कि मरीज़ उस अवस्था में जाए कि आराम से कोई भी लेके जा सके। लेकिन सर जाने की तो बात में है, जब वो सुविधा हमारे सिवान में जब है और आपके पास है तो फिर जाने की ज़रूरत क्या है? समय भी आपका बचत होगा और हो सकता है कि 3 घंटे का वक्त जो गोरखपुर पटना में लगेगा, मरीज की जान भी चली जाए, यहाँ पे जान बचाई भी जा सकती है। सर 2-3 चीज़ें होती हैं। सर देखिए, अगर मैं बात किसी एक केस की करूँगा, जैसे हार्ट अटैक, सिंपली साधारण चीज़ में कि दिल का दौरा लोगों को पड़ता है, तो दिल का दौरा पड़ने के टाइम में कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर जो छोटे शहर में या फिर यहाँ पे हैं वो ईसीजी जो देखते हैं मशीन की रिपोर्टिंग पे डिपेंड करते हैं। ईसीजी का जो लीड्स की रिपोर्टिंग है उस पर नहीं वो लोग मतलब मशीन जो रिपोर्ट दे रही है उसको हाँ मान लेते हैं। तो पहले तो ये चीज़ कि उसको रीड करने आना चाहिए डॉक्टर को, जो आदमी स्किल्ड है वो समझ सकता है। बाकी उसके कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें पता चलता है कि ये चीज़ पॉजिटिव है, तो वहाँ पे एक नौबत ऐसी आती है कि आपके पास अगर 120 मिनट का यानी 2 घंटे का समय है तो आप वैसे सेंटर पे जाएं जहाँ पर कि आप 120 मिनट में पहुँच जाएं, आपका वहाँ एंजियोग्राफी हो जाए। अगर वो 120 मिनट में पहुंचने लायक नहीं है या फिर उसकी ऐसी कंडीशन है कि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बेहतर है कि ले आकर के उसका पेन रिलीफ कर दिया जाए। जो ब्लॉकेज है उसमें इंजेक्शन ऐसा है, मैं इंजेक्शन देता हूं कि उस इंजेक्शन से हार्ट अटैक के उस ब्लॉकेज को खोला जाएगा। तो वो ब्लॉकेज खुल गया तो हमें पूरा समय मिल गया। अब अगर मुझे ऐसा लगता है इको करके कि इनका कहीं ब्लॉकेज है, उसको हमको देखना है, क्योंकि करेक्ट ब्लॉकेज तो एंजियोग्राफी से पता चलेगा। तो एंजियोग्राफी के लिए कैथ लैब वो यहाँ सिवान, छपरा, गोपालगंज में नहीं है, तो कैथ लैब में जाने के लायक मरीज स्टेबल करके भी भेज सकते हैं हम। 5 दिन 7 दिन का समय मिल गया, परिवार को पैसा बचाने, पता कर लिया कि 10,000 में एंजियो होता है, कहाँ होता है, डॉक्टर से आदमी बात कर लिया, या फिर वो भी अपने चाहे बात करके एंजियोग्राफी करा के आ जाएँ। लेकिन जो मरने वाली अवस्था सेम हार्ट अटैक के केस में होती है कि नहीं गए तो मर जाएंगे, वो तो बचा ले सकता है, जान आराम से बच जाएगी और बच करके वो इंजेक्शन दे करके खोल भी दिया जाएगा, खून को पतला कर दिया जाएगा, उसका भी इंजेक्शन है। ये सब मॉनिटरिंग में चलता है, जो हम खुद मॉनिटर करके कि खून कितना गाढ़ा है, पतला, उसका भी टेस्ट है, कोआगुलेशन प्रोफाइल, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट। यानी कोई भी ट्रीटमेंट हम लोग एविडेंस बेस्ड करेंगे कि आप उसको कोर्ट में भी जा कर के ले जाएंगे तो मेरा एविडेंस ये कहता है कि यही इलाज होना था, तो वहाँ जा कर के जो समय अभी व्यर्थ होना है या फिर पता नहीं कैसे एकदम से मानसिक अवस्था भी बिगड़ी होती है परिवार वालों की उस अवस्था में, तो ऐसे केस में आइए, स्टेबल करके हम खुद स्टेबल करके मरीज़ को इस हालत में देंगे आपको कि घर ले जाइए या फिर 4-5 दिन बाद एंजियोग्राफी के लिए चले जाइए। तो वैसी हालत तक तो हम लोग कर देंगे कि आराम से आप मतलब आप या फिर परिवार से जुड़े और लोग जो विदेश में या कहीं और रह रहे हैं उन तक ये मैसेज जाएगा कि मरीज़ हमारा ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अगर हाँ जी मैम, एक सवाल और होगा, सर से भी बातचीत करेंगे। मरीज जो है कुछ गरीब तबके के भी हैं और किसी की भी तबीयत ख़राब हो सकती है, वो नहीं देखेगा कि भाई बड़ा है या छोटा है, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? क्योंकि लोगों के जहन में एक बातें हैं कि हॉस्पिटल जब बड़ा है तो अमाउंट भी बड़ा लगेगा, तो क्या इसके लिए कुछ? देखिए, मरीज़ की जो भी अफोर्डेबिलिटी का ऑप्शन है, एक ये कि यहाँ पे थोड़ा मतलब ट्रीटमेंट जो चार्ज है वो हम लोग मतलब ऐसा रखे हैं कि मतलब अफोर्डेबल हो, और जहाँ पे छोड़ना चाहिए वहाँ पे छोड़ भी दिया जाता है मरीज़ का, क्योंकि कहीं पर भी मतलब ये नहीं है कि पैसे की वजह से मरीज़ ख़त्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई पेशेंट पेमेंट नहीं कर रहा है तो हम उसको आईसीयू से बाहर निकाल दे रहे हैं, ऑक्सीजन बंद कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट को पैसा रहे नहीं रहे ट्रीटमेंट चालू होता है। इनफैक्ट यहाँ पे जब हमारे पास कोई पेशेंट एडमिट होता है तो इमरजेंसी चार्ज के बाद 24 आवर के बाद पेशेंट को उतना टाइम दिया जाता है पेशेंट को, कि मतलब ये नहीं कि पैसा जमा कराइए, पैसा जमा कराइए, पैसा जमा कराइए, ऐसा नहीं। और जो भी ट्रीटमेंट हम लोग का इमरजेंसी में होता है, सबसे बड़ी कि जो भी ड्रग्स होती हैं वो हमारे आईसीयू में अवेलेबल है, जिससे आते ही ऐसा नहीं कि पेशेंट को लिख के दे दिया जाता है लाइए दवा लाइए तब फिर लगाएंगे, ऐसा हमारे हॉस्पिटल में है ही नहीं। आप अगर हमारा आईसीयू विजिट करेंगे तो हम सारी इमरजेंसी ड्रग्स अपनी लगाते हैं पेशेंट को। भले पेशेंट अगर रिप्लेस करने के लायक होता है तो वो रिप्लेस करता है, अगर नहीं भी होता है तो बहुत सारी दवाएं माफ़ कर दी जाती हैं, बहुत तरह की फीसेस माफ़ कर दी जाती हैं हमारे यहाँ भी। मतलब उसका ख्याल रखा जाता है? उसका ख्याल पूरी तरीके से रखा जाता है, उसका ख्याल हम सर, अंत में क्या कुछ लोगों से आपकी अपील होगी? मतलब कि बहुत सारे लोग इधर उधर जो जाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ की पहले विश्वास की बात है।
डिग्री तो एक अलग चीज़ है कि कहाँ से हमने डिग्री ली है, किन किन लोगों का इलाज किया है, कितने वीआईपी तक। तो देखिए एक चीज़ जो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा स्ट्रगल के बारे में कि आदमी यहीं से मैट्रिक किया है, बढ़िया जीएम हाई स्कूल से मैंने 10th किया है। आदमी बोरा पर बैठता था, परिवार में मेरे पिताजी ने मैट्रिक भी नहीं किया है, मैं परिवार से पहला था, और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय से मैंने MBBS किया है। तो आदमी नीचे से उठ के, हाँ सिवान का मैं 2nd टॉपर रहा हूँ मैट्रिक में, ठीक है, जब मैंने 10th किया था बिहार बोर्ड से। तो उसके बाद से आदमी चढ़ता गया, चलता गया, एम्स तक, दिल्ली एम्स तक गया, फिर अपोलो से मैंने स्पेशलाइजेशन किया, फिर मेदांता गुड़गांव में रहा, बहुत VVIP जो इंडिया के लोग हैं उनका इलाज किया। तो नीचे से वो स्तर देखा है, परिवार का हमने स्तर ऐसा देखा है कि सरकारी PMCH में घर से दादाजी जाते थे इलाज के लिए, तो वहाँ ज़मीन पर बैठ करके लोग ऐसे करके, तो वो स्थिति नीचे से ऊपर तक आदमी गुजरा है। तो पहली चीज़ तो आप ये मान के चलें कि वो हमारे लिए एक कॉमन सी चीज़ है, चाहे आप किसी भी तबके से हैं। मेरा पहला काम यही रहेगा कि आप रोग जो है वो निरोग हो जाइए, और अगर आपको हृदय रोग है तो हृदय रोग में जो चीज़ मुझे लगती है या फिर आपको जो परेशानी है उसका निवारण हो। तो आने के बाद से हमारा विनती ये रहेगा कि एक बार आकर के मौका दें। शुगर का कैसा भी केस हो, चाहे शुगर 1000 के ऊपर हो या गिर करके 20 के नीचे आ जाए, 25 तक आ जाए, जिसमें कोमा में चला जाता है, तो उस वैसा पेशेंट हो, या फिर जिसका सांस बिल्कुल फेल हो गया कि वेंटी की ज़रूरत है, अगर पैसा नहीं भी है किसी भी तरीके से। देखिए एक आजकल मार्केट में कंसेप्शन ये भी फैल गया है कि वीक में इस दिन ये पैसा नहीं लेते हैं। हम लोग फिजिशियन हैं, हमारा OPD फीस है 300 रुपये, और वो 21 दिन तक वैध है। मैं जिस अस्पताल में कार्यरत हूँ, हम लोग यहाँ का फार्मेसी मालिक का है। आप इस 21 दिन के बीच में कितनी बार भी आ सकते हैं मुझसे परामर्श लेने के लिए। मेरा तो फीस वही एक बार पे किया गया। तो एक उस जगह से आकर के, उस डिग्री पे आकर के, इनकी डिग्री है ही नहीं मैडम की यहाँ पे किसी के पास, उसके बाद से 300 की ही फीस रखना, तो ये बताता है कि हम लोग सेवा भाव से ही आए हुए हैं। मरीज़ ठीक होकर जाएगा। बलिया के पेशेंट, बलिया हम लोग 3 साल रहे हैं, तो वहाँ से लोग आते हैं, चाहे गाड़ी करके आ रहे हैं, कैसे भी आते हैं, इलाज कराते हैं, चले जाते हैं। परामर्श फ़ोन पे भी, ऐसा नहीं कि मरीज़ आया तभी वीडियो कॉल पे भी देख के, उसका चार्ज नहीं है। वो कोविड में चल रहा था ना कि लोगों का कि वीडियो कॉल करके पेमेंट दे दीजिए, फिर आपका नहीं, पर्चे का फ़ोटो भेज दीजिए, किसी भी समय दोनों से राय ले लीजिए। आपको सही लगता है, अगर हमारी बात से संतुष्टि होती है, या फिर मैं आपको जो रोग एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको ये रोग है, अगर उसमें लगता है कि डॉक्टर साहब कुछ आसपास भी बता रहे हैं, तो फिर एक बार लेकर के आइए। कि मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, सेवा भावना से काम करना है। जी जी हाँ, यही है। पैसा तो सेकेंडरी चीज़ है, वो तो आएगी ही, जितना है नसीब में वो आएगा। लेकिन रोग अगर किसी मरीज़ को या किसी को भी हम लोग स्वास्थ्य उसका ठीक करके भेजते हैं, तो बहुत सारी दुआएं हैं स्पेशली वही उसी के लिए आदमी काम कर रहा है। और पैसा जो है उसमें जो जिस भी तरीके का होगा, जो जिस स्टेटस का होगा, जो लगेगा उनको कि ये दे पाएंगे, क्योंकि CPR होता है अंतिम में, लास्ट में CPR किया जाता है। CPR के समय में जो भी मेडिसिन लगती है वो हम फ्री देते हैं, चाहे उसके लिए एट्रोपिन कितना भी लग जाए, एड्रेनलिन कितना भी लग जाए, नॉरेड की भी ज़रूरत पड़ती है, CPR वाली ड्रग्स हम अपने पास से ICU से देते हैं। तो वैसी चीज़ें शायद कोई नहीं करता हो, उसके लिए भी मेडिसिन मंगाई जाए कि हाँ भाई ये दीजिए तो CPR करेंगे, नहीं, हम लोग कर देते हैं। अब रिप्लेस करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो भी कोई बात। चलिए सर और मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल आपने देखा डॉक्टर फरजाना खानम और डॉक्टर जाहिद इकबाल जी से बातचीत हुई। और देखिए बहुत सारे डॉक्टरों से हम लोग भी लगातार बातचीत करते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर जाहिद इकबाल जी ने एक बात बताई है कि बोरे से पढ़ाई की शुरुआत हुई थी। तो एक चीज़ है कि आज के समय में लोग जब आसमान में चले जाते हैं तो पुराने दिनों को भूल जाते हैं, और वो अगर अपने पुराने दिनों को जो लोग नहीं भूलते हैं, वो आसमान तक छूने का वो काम करते हैं और वो ऊंचाइयों तक पहुंचने का भी काम करते हैं। और ऐसे में दोनों ये जो दंपति हैं, इन लोगों की एक भावना है कि कहीं ना कहीं सेवा की, जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति मेहनत करके 2 पैसा कमाना चाहता है, लेकिन पैसा कमानी पहली प्राथमिकता नहीं है। पहली प्राथमिकता है कि मरीज को कैसे बचाया जाए, अगर क्रिटिकल केस आ रहे हैं तो कैसे सॉल्व किया जाए। और बाहर जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने की ज़रूरत क्या है, जब सिवान के सनराइज जो समीर सनराइज हॉस्पिटल है, सब कुछ जब व्यवस्था दोनों लोग दे रहे हैं, फरजाना खानम जी जो डॉक्टर हैं और डॉक्टर जाहिद इकबाल जी, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि समय आपके पास कम होंगे तो आपके मरीज के साथ घटना घट सकती है। और मानवता के नाम पे इनका कहना है कि पैसे कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा कमो बेश भी या जिस तरीके से हो, मरीज का इलाज ज़रूर होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आजकल ये भी देखा जा रहा है कि जो पुर्जे हैं 10 दिन 15 दिन पे बदले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो 21 दिन तक चलेगा। तो एक बार ज़रूर आप लोग यहाँ पर आएँ, आने के बाद ही सब कुछ पता चलेगा कि डॉक्टर फरजाना खानम है, डॉक्टर जाहिद इकबाल है, किस तरीके का इलाज कर रहे हैं,
कैसे लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। तो हम एक बार आपको फिर से बता दें कि इनका जो क्लिनिक है समीर सनराइज हॉस्पिटल, जो कि बिंदुसार रोड में है, डॉक्टर सरोज सिंह के क्लिनिक के ठीक बगल में। दोनों पति और पत्नी ये लोग बाहर से कई जगहों पे बड़े बड़े महानगरों में सेवा प्रदान करके अब सिवान में पहुंचे हुए, और सिवान के डॉक्टर साहब यहाँ के निवासी हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनका हक भी बनता है आप लोग आएँ और इनसे सेवा लें। हमारे सहयोगी ऋषु के साथ प्रभात और चंदन कुमार, सिवान।